Hello friends, welcome back to channel. So today's topic is how to calculate the cost of preference share capital. जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि करेंटली जो है हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है, विच सब्जेक्ट गाइस, द फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट, इसके अंदर हम सारे टॉपिक्स को वन बाय वन कवर कर रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में जो लास्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया है वो है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है और आज की वीडियो से जो न्यू चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो चैप्टर है इसके रिगार्डिंग जो है आज हमारी वीडियो रहेगी। इस चैप्टर के रिगार्डिंग ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पर, जिनका लिंक आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। और स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोस अभी तक अपलोड हुई हैं उनके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए जो मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट की है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। ठीक है, आपकी कन्वीनियंस के लिए सब कुछ आपको मैंने बहुत ही ईजिली अवेलेबल करा दिया है। आपने सिर्फ उस लिंक पर क्लिक करना और आपके पास सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी जो अभी तक अपलोड हो चुकी हैं रिगार्डिंग द चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अभी तक जो हमने डिस्कस कर लिया है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस वर्ड का क्या मतलब है? ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट, और डेट के अंदर भी इररिडीमेबल और रिडीमेबल दो तरह के डेट होते हैं। उन दोनों की कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, और आज का टॉपिक जो है हमारा वो नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना सीखेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। प्रेफरेंस शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं? ये वो शेयर्स होते हैं विच कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स, जिन्हें प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, प्रेफरेंशियल राइट्स किस टर्म में मिलते हैं कि जब भी डिविडेंड की पेमेंट होगी पहले इन शेयर होल्डर्स को की जाएगी, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और दूसरी प्रेफरेंस इन्हें मिलती है एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल। जब भी लिक्विडेशन होगी कंपनी की या जब भी मैच्योरिटी डेट आएगी तो सबसे पहले जो रिडम्पशन है वो पहले प्रेफरेंस कैपिटल की होती है, उसके बाद ही इक्विटी कैपिटल की जो रीपेमेंट है वो कंपनी कर सकती है। ठीक है, तो जिन शेयर्स पर प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं टू द इन्वेस्टर्स उन्हें हम प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। और प्रेफरेंस शेयर हमारा वन ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया है। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द कंपनी। अब कंपनी के पास ये सोर्स ऑफ फाइनेंस तो अवेलेबल है जिसका यूज़ कर कर कंपनी फंड्स रेज कर सकती है। अब बात ये है कि इसकी कंपनी को कॉस्ट कितनी पड़ेगी अगर कंपनी इस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस को यूज़ कर कर फंड्स रेज करती है, तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी कंपनी को, वो कैलकुलेट करना हम आज की वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ पर लिखी हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, देख लेते हैं। सबसे पहली बात यहाँ क्या लिखी है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स इज़ नॉट एन ऑब्लिगेशन ऑन द कंपनी। ये बात मैंने आपको पहले भी कई वीडियोज़ में बताई है कि जो शेयर्स होते हैं हमारे पास, चाहे फिर वो प्रेफरेंस शेयर्स हो या इक्विटी शेयर्स हो, उन पर डिविडेंड की पेमेंट करना कंपनी के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। ठीक है, ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपनी खुद की विश, उनकी खुद की मर्जी होती है और कंपनी के जो प्रॉफिट अवेलेबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है कि क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है डिसीजन लेंगे रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है कि डिविडेंड की पेमेंट जो है शेयर होल्डर्स को करना कंपनी के लिए कोई मजबूरी नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। उसके पास प्रॉफिट्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी। बट इससे आपको ये लगेगा
कि अगर डिविडेंड की पेमेंट करना या ना करना कंपनी के ऊपर है, तो फिर तो इस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस की, दैट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल, इनकी तो कोई कॉस्ट होगी ही नहीं, क्योंकि ये तो कंपनी ने फ्री में ले लिया इनसे कैपिटल और बदले में कुछ भी देना कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है गाइस, इनकी भी कॉस्ट होती है और कॉस्ट हम इसी डिविडेंड की पेमेंट को बेस बनाकर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बोला जाता है कि ऑब्लिगेशन नहीं है, बट कंपनी यूजुअली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है टू दी शेयर होल्डर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर कंपनी किसी टाइम पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती है तो उसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स कंपनी को देखने पड़ सकते हैं। अगर किसी साल कंपनी ने डिविडेंड की पेमेंट नहीं की टू दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर नहीं सकती जब तक कि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो है डिविडेंड की पेमेंट ना कर दे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंस शेयर्स पर प्रेफरेंशियल राइट्स मिले हुए होते हैं इन्वेस्टर्स को, जहां पर उन्हें पहले पेमेंट की जाएगी बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, और दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है, कंपनी के शेयर्स की जो मार्केट में वैल्यू है वो गिर सकती है जब इन्वेस्टर्स को पता चलेगा कि कंपनी ने बहुत लंबे टाइम से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। ठीक है, तो इसी रीजन से जो कंपनी है वो डिविडेंड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करती है अमंग दी शेयर होल्डर्स, एक्सेप्ट इन सम स्पेशल सर्कमस्टांसिस, अगर उसके पास बिल्कुल ही प्रॉफिट ना हो। तो ये अगर आप सोच रहे हो कि इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है उनकी कोई कॉस्ट ही नहीं पड़ती कंपनी को, तो ऐसा नहीं है, उसकी भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर इस डिविडेंड की पेमेंट को बेस बनाकर ही कैलकुलेट की जाती है, जो कि हम अभी आगे देखने वाले हैं। आई होप्स आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको समझ आना ज़रूरी था और आपको ये क्लियर हुआ होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा है, ऑन प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड इज पेबल एट अ फिक्स्ड रेट एंड फॉर इक्विटी शेयर्स देयर इज़ नो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेफरेंस शेयर्स पर जब भी डिविडेंड की पेमेंट की जाएगी बाय द कंपनी तो किस रेट से की जाएगी, मतलब रेट ऑफ डिविडेंड जो है क्या होगा, 10% होगा, 12% होगा, 8% होगा, कितना होगा, वो पहले से ही फिक्स्ड होता है। बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स रेट ऑफ डिविडेंड जो है फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं गाइस रिगार्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स जो आपको पता होने चाहिए बिफोर नोइंग हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ और जो कि इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए समझने। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हैव बैड इम्पैक्ट ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये मैंने आपको अभी बताया कि प्रेफरेंस शेयर्स पर अगर कंपनी किसी साल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट कंपनी के जो मार्केट में शेयर्स इशूड हैं उनकी मार्केट वैल्यू पर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स के अमंग एक तरह की जो है क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि वाई कंपनी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स, और कंपनी क्या इतनी अर्निंग्स नहीं कर पा रही है कि वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में जो कंपनी के शेयर्स की वैल्यू है वो बैडली इम्पैक्ट हो सकती है। इसीलिए कंपनी जनरली यही प्रैक्टिस अडॉप्ट करती है कि वो डिविडेंड की पेमेंट रेगुलरली करे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो डिविडेंड की पेमेंट है इसी को बेस बनाकर हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, KP ये सिंबल है जो हम आगे यूज़ करने वाले हैं, अभी देखते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, ये सिंबल डिनोट करता है इस वर्ड को। तो अभी मैं आपको दूसरे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये बताना चाहूँगी कि हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास रिडीमेबल और दूसरे होते हैं हमारे पास इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है गाइस, और इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। किसके बारे
बारे में डिस्कशन करेंगे अबाउट द इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो अब क्या फॉर्मूला है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का वो भी देखेंगे, पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए जो मैंने अभी आपको बात बताई कि प्रेफरेंस शेयर्स दो तरह के होते हैं। तो इन दोनों तरह के प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है मेन यही है कि जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इनकी जो कॉस्ट है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? ये वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं विच डू नॉट हैव जिनकी क्या नहीं होती, विच डू नॉट हैव a specific maturity date, जिनकी कोई मैच्योरिटी डेट जो है नहीं होती। मैच्योरिटी डेट से हमारा क्या मतलब है? द डेट एट विच द कंपनी हैव टू मेक द रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू द इन्वेस्टर्स, उसे हम मैच्योरिटी डेट बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ शेयर्स की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, और अगर जिनकी है उन्हें हम बोलेंगे रिडीमेबल, क्योंकि उन्हें रिडीम करना है एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट पर। बट जिन प्रेफरेंस शेयर्स की ऐसी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है, दैट मीन्स जिनके रिडम्पशन एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी की जाएगी। लिक्विडेशन मतलब वाइंड अप ऑफ कंपनी, जब कंपनी बंद होगी, जिनकी पेमेंट उस टाइम पर होगी, उन्हें हम बोलते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो इन द केस ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का जो हमारा फॉर्मूला रहता है वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? वो फॉर्मूला लिखा है KP इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाई NP मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पर KP क्या डिनोट करता है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ये डिनोट करता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल कह लीजिए आप चाहे, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल ये है इररिडीमेबल, और जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको हम डिनोट करते हैं KPR ये वाले सिंबल से, ठीक है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है। और KP ये हमारा क्या डिनोट कर रहा है? कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल। यहाँ पर D क्या है? यहाँ पर D का मतलब है एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, कि जो प्रेफरेंस शेयर्स पर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, यहाँ पर D का मतलब वो है। और NP का मतलब है नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड से हमारा क्या मतलब है? नेट प्रोसीड से मतलब हमारा उस पैसे से है जो कंपनी को मिलेगा बाय इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स टू द इन्वेस्टर्स। मतलब कि जो पैसा इन्वेस्टर्स कंपनी को देंगे इन एक्सचेंज ऑफ गेटिंग दी शेयर्स ऑफ कंपनी, उसे हम बोलेंगे नेट प्रोसीड्स, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी? हम जो न्यूमिनेटर में है क्या रखेंगे? न्यूमिनेटर में हम रखेंगे डिविडेंड को जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी टू दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और नीचे रखेंगे नेट प्रोसीड्स जो कंपनी को पैसा मिला है, क्योंकि ये कंपनी के पास आया और ये कंपनी के पास से गया। यही तो कॉस्ट निकालनी है कि कंपनी के पास से कितना गया, इस आने के बदले, इतने पैसे के बदले कंपनी को कितना खर्चा करना पड़ा, यही तो हमें निकालना है। यही कंपनी के पास से जाएगा और ये कंपनी के पास आएगा। तो डिविडेंड की पेमेंट कंपनी करती है और नेट प्रोसीड्स मतलब कंपनी को जो मिला हुआ पैसा है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो इन दोनों का यूज कर कर हम कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप सो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया है और अब तक जितनी बातें मैंने बताई हैं वो आपको समझ में आ रही है। इसी के साथ अब हम करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज की, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को सॉल्व करना, ठीक है, ताकि आपको सारा कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। तो लेट्स सी, अब हम करेंगे एक क्वेश्चन सॉल्व बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल, ठीक है गाइस। आई होप सो कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको किसी भी तरह का जो डाउट है वो नहीं रहेगा। जस्ट अ सेकेंड। So we have this question here.
cost of irredeemable preference capital is equal to dividend divided by net receipts multiply by 100। तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या गिवन है हमारे पास। अ कंपनी इश्यूज 40,000, एक कंपनी ने 40,000 शेयर्स इशू किए हैं। 9% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, किस तरह के शेयर्स हैं? इररिडीमेबल हैं। ठीक है, तो आपके पास दिमाग में सबसे पहले ये पढ़ते ही स्ट्राइक होना चाहिए कि क्वेश्चन में बात इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की हो रही है। दैट मीन्स ये हमें इस फॉर्मूला का जो है यूज़ करना है। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं होगा गाइस। ठीक है, ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिखा है। आपके पास सिर्फ ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन होगी, जैसा यहाँ पर लिखा कि कंपनी ने क्या किया है, 40,000 इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं। 9% क्या इंडिकेट कर रहा है? ये 9% इंडिकेट कर रहा है द रेट ऑफ डिविडेंड इन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पर जिस रेट से कंपनी डिविडेंड की पेमेंट करेगी वो यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है? 9%। ठीक है, और ये जो शेयर्स की वैल्यू है, 40,000 शेयर्स इशू किए हैं जिसमें हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 200 रुपीज़ जो है एक शेयर की वैल्यू है। फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पर बताई गई है 2% ऑफ दी सेल प्राइस। सेल प्राइस से हमारा क्या मतलब है? वो प्राइस जो कंपनी को मिलेगा बाय इशूइंग द शेयर्स। ठीक है, मतलब जो एक्चुअल पैसा कंपनी के पास फ्रॉम द इन्वेस्टर्स आएगा उसे हम सेल प्राइस बोलेंगे। और फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वो कॉस्ट जो कंपनी ने इनकर की होगी एट द टाइम ऑफ द इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जैसे कि ब्रोकरेज एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, वो सब इसमें आते हैं हमारे पास। सिंपल आपको बस ये पता होना चाहिए कि फ्लोटेशन कॉस्ट से हमारा मतलब उस कॉस्ट से होता है जो कंपनी इनकर करती है एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ शेयर्स। आगे क्या पूछ रहा है ये? कैलकुलेट केपी मतलब कि कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड एट, फर्स्ट केस गिवन है एट पार वैल्यू, सेकंड केस गिवन है 10% प्रीमियम, और थर्ड सिचुएशन जिसके बेसिस पर कैलकुलेट करना है वो है 4% डिस्काउंट। सिंपल सी बात जो इस क्वेश्चन में गिवन है, आपको जो मेन फोकस करना है सबसे पहले वो ये कि क्वेश्चन में 3 डिफरेंट सिचुएशन में इन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल को निकालने के लिए बोला है कि अगर कंपनी पार वैल्यू पर शेयर्स इशू करेगी तब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल क्या आएगी, अगर कंपनी प्रीमियम पर इशू करती है तब कॉस्ट क्या पड़ेगी, और अगर डिस्काउंट पर इशू कर रही है शेयर्स को तब क्या कॉस्ट आएगी। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आपको देखनी है वो ये कि फ्लोटेशन कॉस्ट जो गिवन है वो 2% ऑफ द सेल प्राइस गिवन है। ठीक है, तो जो सेल प्राइस है वो इन तीनों सिचुएशन में अलग होगा, क्योंकि पार वैल्यू के टाइम पर जो सेल प्राइस होगा वो आपकी फेस वैल्यू क्या इक्वल होगा, क्योंकि कोई प्रीमियम नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है। जितना कंपनी ने यहाँ पर इशू किया है 200 का 200 जो है एक शेयर का प्राइस जो है कंपनी को मिल जाएगा एट पार वैल्यू। बट इन केस ऑफ 10% प्रीमियम कंपनी को जो है इस वैल्यू पर 10% प्रीमियम भी मिलेगा, तो वो इसमें ऐड होगा तब हमारे पास सेल प्राइस आएगा। और इन द केस ऑफ डिस्काउंट ये जो फेस वैल्यू है उसमें से डिस्काउंट माइनस होगा और जो फिर प्राइस आएगा वो हमारा जो है सेल प्राइस होगा। तो सबसे पहली बात आपको जो यहाँ पर नोटिस करनी है वो ये कि जो फेस वैल्यू है शेयर्स की वो क्या है, 40,000 इंटू 200। ठीक है, 40,000 इंटू 200, 40,000 शेयर्स इशू किए, 200 का एक था, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 80 लाख रुपीज़। ये जो है शेयर्स की फेस वैल्यू है। सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट कर लेनी है, उसके बाद आपको डिविडेंड कैलकुलेट कर लेना है। डिविडेंड कितना गिवन है, 9% गिवन है। ये बात हमेशा याद रखना कि डिविडेंड की कैलकुलेशन हमेशा फेस वैल्यू पर की जाएगी। दैट मीन्स 9% ऑफ 80 लाख आपका कितना आएगा, कैलकुलेट कीजिए, इट वुड कम इक्वल टू, ठीक है, 7,20,000 जो है हमारे पास आ जाएगा। क्या कहते हैं, 7,20,000 आ गया हमारे पास डिविडेंड।
और उसके बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रोसीड्स, क्योंकि हमें डिविडेंड चाहिए। डिविडेंड इन तीनों सिचुएशन में सेम ही होगा, क्योंकि वो तो फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करना है। बट जो नेट प्रोसीड्स है, मतलब जो पैसा कंपनी को मिलेगा फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, वो इन तीनों सिचुएशन में अलग होगा। तो वो अब हम कैलकुलेट करते हैं इन तीनों सिचुएशन में कि वो क्या रहेगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर इन तीनों सिचुएशन में नेट प्रोसीड्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो नेट प्रोसीड्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लोटेशन कॉस्ट को जो है माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए फेस वैल्यू कितनी है शेयर्स की, 80 लाख रुपीज़ है। ये हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास गिवन है फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, दैट इज़ 80 लाख रुपीज़। इस 80 लाख रुपीज़ में ना कोई प्रीमियम है ना कोई डिस्काउंट है, दैट मीन्स इतने का इतना पैसा कंपनी को मिल जाएगा। बट इसमें से हम कंपनी की जो कंपनी को कॉस्ट पड़ी है शेयर्स को इशू करने की, वो माइनस कर देंगे। कंपनी का जो भी खर्चा है वो माइनस कर कर ही तो हमें पता चलेगा ना कि कंपनी को एक्चुअली कितना पैसा जो है इन शेयर्स के बदले मिला है। ये पैसा कंपनी को मिला तो सही फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, बट इस पैसे को इशू करने के लिए, इन शेयर्स को इशू करने के लिए कंपनी को कुछ कॉस्ट तो भी इनकर हुई थी ना, जो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 2% ऑफ द सेल प्राइस। तो यहाँ पर तो सेल प्राइस और फेस वैल्यू दोनों इक्वल है, क्योंकि ना कोई प्रीमियम है ना कोई डिस्काउंट है। तो यहाँ पर 80 लाख का ही हम 2% कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि कितना आ जाएगा, 1,60,000। कितना आ गया गाइस, 1,60,000 फ्लोटेशन कॉस्ट आ गई। और नेट प्रोसीड्स निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, फेस वैल्यू में से फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर देना है। तो फेस वैल्यू में से जब हम फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 80 लाख में से हमें माइनस करने हैं 1,60,000 रुपीज़, ठीक है। विल कैलकुलेट दिस थिंग, कितने में से 80 लाख माइनस 1,60,000। तो ये हमारे पास आ गई अमाउंट, कितनी अमाउंट आ गई गाइस, 78,40,000। ये आ गए हमारे पास नेट प्रोसीड्स, ठीक है। और फॉर्मूला क्या था कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का, KP इज इक्वल टू डिविडेंड। डिविडेंड मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेट कर कर दिखाया था, कितना आया था, 7,20,000। तो 7,20,000 को हम रखेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हम किसको रखेंगे, हमारी जो नेट प्रोसीड्स है। नेट प्रोसीड्स देखो मैंने गलती की, यहाँ पर मैं फेस वैल्यू को रख रही हूँ, फेस वैल्यू नहीं रखनी है। नेट प्रोसीड्स फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर कर जो अमाउंट आई है, दिस वन, ठीक है, 78,40,000, ये हमारे पास जो है यहाँ पर आएंगे। मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 100 करेंगे, और अब जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल होगी। एक और बात गाइज, ये जो कैलकुलेटर है दिस इज़ नॉट अ सिंपल कैलकुलेटर, ये एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, बीकॉम स्टूडेंट या +2 +1 जो भी आप स्टूडेंट हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स कॉमर्स स्टूडेंट को अलाउड नहीं होते हैं इन द एग्ज़ाम्स। मेरे पास सिंपल वाला भी अवेलेबल नहीं था, इसीलिए मैं इसका यूज़ कर कर आपको बता रही हूँ। बट ये वाला आपको एग्ज़ाम्स में अलाउड नहीं होता है, ठीक है। आपको सिंपल जो कैलकुलेटर आते हैं जिसमें ये साइन टेन सब फंक्शंस नहीं होते, वो आपको जो है यूज़ करना है। तो अभी हम क्वेश्चन में क्या कहाँ पर थे, 7,20,000 मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइड बाय 78,40,000, जो हमारे पास आएगा दैट इज़ 9.18%। ये हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल इन द केस व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार वैल्यू, ठीक है। पहला जो केस था उसमें हमारे पास ये आंसर आया है। पहला केस कौन सा था, जब शेयर्स को पार वैल्यू पर इशू किया जाता है, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये पहली जो सिचुएशन थी ये समझ में आ गई है। अब हम सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड सिचुएशन क्या है, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट 10% प्रीमियम। तो इसमें कुछ नहीं अलग है, सिंपली यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है, जो हमारे पास, मतलब पहले हमने यहाँ पर क्या लिया था, पार वैल्यू के केस में जो हमारी फेस वैल्यू थी वही हमारी पार वैल्यू थी ना।
फेस वैल्यू, पार वैल्यू दोनों एक ही बात होती है। उसमें से हमने नेट प्रोसीड्स को कैलकुलेट करने के लिए फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर दी थी, क्योंकि हमारे पास कोई भी यहाँ पर 10% प्रीमियम या 4% डिस्काउंट इस वाली सिचुएशन में नहीं था। बट जब 10% प्रीमियम आया है तो फ्लोटेशन कॉस्ट जैसे उन्होंने यहाँ पर लिखा ना, सेल प्राइस पर कैलकुलेट करो, यहाँ पर फेस वैल्यू भी यही था और कंपनी का जो सेल प्राइस था वो भी यही था। बट इस सिचुएशन में कंपनी की जो शेयर्स की फेस वैल्यू है वो तो 80 लाख है, बट जो सेल प्राइस आएगा वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। सेल प्राइस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 लाख में हमें 10% प्रीमियम भी ऐड करना है। और 10% ये जो प्रीमियम या डिस्काउंट होता है ये हमेशा कैलकुलेट करते हैं ऑन द फेस वैल्यू। तो 10% ऑन 80 लाख हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 लाख हमारे पास, ठीक है। और 8 लाख को जब हम प्लस करेंगे 80 लाख में तो ये आ जाएगी 88 लाख हमारे पास वैल्यू, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया 8 लाख और ये था 80 लाख। 80 लाख प्लस 8 लाख 88 लाख सेल प्राइस आ गया। और फ्लोटेशन कॉस्ट निकालनी है जो कि क्या दे रखी है, 2% ऑफ द सेल प्राइस। तो यहाँ पर सेल प्राइस 88 लाख है तो इसका हमें 2% कैलकुलेट करना है, किसका, सेल प्राइस का। सो 2% ऑफ 88 लाख हम देख लेते हैं, 88 लाख मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 100 तो हमारे पास आ गया ये 1,76,000 रुपीज़। और अब हमने कैलकुलेट करनी है नेट प्रोसीड्स। तो नेट प्रोसीड्स कितनी हुई, जो सेल प्राइस है उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर देंगे, ठीक है। सेल प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, यहाँ पर भी हमने यही किया था, फॉर्मूला हर जगह वही यूज़ कर रहे हैं कि सबसे पहले फेस वैल्यू देखनी है, उसके बाद सेल प्राइस देखना है। फेस वैल्यू भी यहाँ पर 80 लाख थी इस केस में, सेल प्राइस भी इतना था, ठीक है। बट यहाँ पर हमारा सेल प्राइस अलग हो गया, क्यों, क्योंकि 10% प्रीमियम पर जो है शेयर्स को इशू किया है कंपनी ने। तो सेल प्राइस कैसे कैलकुलेट किया, फेस वैल्यू में 10% प्रीमियम ऐड कर कर जो आई वैल्यू वो हमारी सेल प्राइस हुई। उसके बाद यहाँ पर भी फ्लोटेशन कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी, यहाँ पर भी फ्लोटेशन कॉस्ट क्या बोली है, 2% ऑफ सेल प्राइस। तो फ्लोटेशन कॉस्ट 2% ऑफ सेल प्राइस आई हमारे पास 1,60,000 यहाँ पर। और इस केस में सेल प्राइस 88 लाख था तो 2% ऑफ 88 लाख आया 1,76,000। और नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है कि कंपनी को कितना मिलेगा, तो जो कंपनी का सेल प्राइस था, मतलब जितने पे कंपनी ने बेचा, कितने पे बेचा, 88 लाख में और यहाँ पर 80 लाख में, उसमें से कंपनी का जो खर्च था, जो कंपनी ने अपनी जेब में से खर्चा किया, जो कि कितना था, फ्लोटेशन कॉस्ट का 1,76,000 इस वाले केस में और इस केस में 1,60,000, वो माइनस कर कर जो आता है वो हमारी होंगी नेट प्रोसीड्स। तो 88 लाख माइनस 1,76,000 अब हमें करना है। तो ये कितना आया हमारे पास, 86,24,000 हमारे पास यहाँ पर आ गया है। 86,24,000 नेट प्रोसीड्स आ गई। और अब वही फॉर्मूला यूज़ कर कर प्रेफरेंस कैपिटल का कि ऊपर हमें क्या रखना है, डिविडेंड। डिविडेंड हमारा सेम है तीनों केस में, क्योंकि वो तो फेस वैल्यू पर निकालना है और फेस वैल्यू तीनों सिचुएशंस में सेम रहेगी। तो ये कितना आया, 7,20,000। सो न्यूमरेटर में हमने क्या रखा, 7,20,000 डिविडेंड और नीचे नेट प्रोसीड्स आई 86,24,000 और इनटू 100 हमारे पास जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। सो कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या रहता है। सबसे पहले है 7,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 86,24,000। तो ये हमारे पास आ गया 8.35 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। सो 8.35 हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन दिस सेकंड सिचुएशन। यहाँ पर 9.18, यहाँ पर 8.35। तो ये सेकंड भी हमारे पास सॉल्व हो गया।
अब हमारे पास थर्ड सिचुएशन आती है 4% डिस्काउंट की, ठीक है। तो इस केस में भी हमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल कैलकुलेट कर कर दिखानी है, तो वो भी हम वही करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इस चैप्टर का, इस पर्टिकुलर टॉपिक का, दैट इज इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आई कैन गारंटी, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से समझिए। और अभी लास्ट केस रह गया सिर्फ हमारे पास, इसमें भी सबसे पहले वही करना है। क्या करना है, फेस वैल्यू लिखनी है, कितनी है 80 लाख, और यहाँ पर सेल प्राइस कैलकुलेट करेंगे। सेल प्राइस कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है हमें, क्योंकि जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो 2% ऑफ सेल प्राइस गिवन है, ठीक है। और नेट प्रोसीड्स भी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर जो सेल प्राइस है वही आता है, ठीक है। और उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर कर नेट प्रोसीड्स में हमारे पास जो कंपनी के जिस प्राइस पर कंपनी ने शेयर्स को इशू किया है माइनस कंपनी को जो खुद की इशू करने पर जो कॉस्ट आई है लाइक फ्लोटेशन कॉस्ट, ये माइनस कर कर ही हमारे पास नेट प्रोसीड्स जो है निकलती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फेस वैल्यू यहाँ पर क्या है 80 लाख। सेल प्राइस यहाँ पर क्या आएगा, सेल प्राइस आएगा 80 लाख, तो फेस वैल्यू जिसमें से माइनस हमें क्या करना है, यहाँ पर डिस्काउंट है तो वो माइनस प्रीमियम, मतलब फेस वैल्यू में कुछ इंक्रीज कर कर आपने शेयर्स को इशू किया, और डिस्काउंट का मतलब कि कुछ पैसा घटाकर आपने शेयर्स को इशू किया, ठीक है। तो 80 लाख तो फेस वैल्यू थी, इसमें से आपने 4% का डिस्काउंट दे दिया। 4% का डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू, डिस्काउंट या प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4% जो हमारे पास रहेगा वो कितना आ जाएगा 3,20,000। 4% ऑफ 80 लाख इज इक्वल टू 3,20,000। तो 80 लाख में से हम 3,20,000 को माइनस कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास 76,80,000, ठीक है। तो 76,80,000 हमारे पास सेल प्राइस हो गया। अब हम निकालेंगे यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है 2% ऑफ सेल प्राइस। सेल प्राइस कितना है 76,80,000। सो 2% ऑफ दिस 76,80,000 will come is equal to 1,53,600। कितना आया 1,53,600, ठीक है। और नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बताया, सेल प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। सो सेल प्राइस है 76,80,000 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट 1,53,600। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 76,80,000 माइनस 1,53,600 इज इक्वल टू 75,26,400। और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल कितनी हो जाएगी हमारे पास, डिविडेंड जो कि कॉमन है तीनों सिचुएशंस में, 7,20,000 डिवाइड बाय नेट प्रोसीड 75,26,400 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमें करना है, ठीक है। तो 7,20,000 सॉरी गाइस 7,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75,26,400, इट विल कम इक्वल टू 9.57 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो गया हमारे पास 9.57%। सो ये था हमारे पास सारा का सारा कंसेप्ट जो मैंने आपको समझा दिया रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल। आई रियली होप कि इतना सारा कैलकुलेशन के बाद, ये सब कुछ समझाने के बाद किसी भी तरह का डाउट आपके दिमाग में, आपके माइंड में नहीं रहा होगा। स्टिल कोई भी डाउट है आप पूछ तो मुझसे सकते हो इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। कुछ भी डाउट है आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि इसमें हमने क्या कैलकुलेट करना सीखा, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में कैसे करते हैं कैलकुलेशन,
वो देखा। इन दी नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में किस तरह से हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, बट जो सिंपल बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो मैंने आपको इसी वीडियो में क्लियर किए हैं। सो दिस वीडियो इज़ मस्ट टू वॉच, उसके बाद ही आपको कुछ और समझ में आएगा। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा है कंटेंट, आपको समझ में आया है तो लाइक करना वीडियो को और शेयर भी कर देना, और अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।